हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं रैंक प्लस। डियर ऑल स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को डीएमएलटी का फर्स्ट ईयर का नया बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए, डिप्लोमा सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, डीएमएलटी का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी। डीएमएलटी सेकेंड ईयर का जो बैच है आज से 2 दिन पहले स्टार्ट हो चुका है नया बैच, और आज जो है डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का नया बैच स्टार्ट मैं कर रहा हूँ। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट हैं अपना इनरोलमेंट समय पर ले लेंगे, ताकि उनका जो भी क्लासेस स्टार्ट हो गया, जो क्लासेस हो चुका है वो आपको मिस ना हो। ठीक है, ऐसे जो क्लासेस मिस भी हो जाता है तो जैसे यूट्यूब पे अवेलेबल होता है सारे वीडियोज़, जैसे आप यूट्यूब पे आते हैं सर्च करते हैं कोई भी वीडियोज़ मिल जाता है, वैसे हमारे एप्लीकेशन रैंक प्लस द लर्निंग ऐप पे भी अवेलेबल होता है। आप उस लेक्चर को कभी भी देख सकते हैं, कितनों बार भी देख सकते हैं। रैंक प्लस लर्निंग ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए, आज डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का जब न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको आज डिस्कशन करना चाहता हूँ कि डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सिलेबस एंड शेड्यूल दोनों आपको ऐप पे अवेलेबल है। आप वहाँ से ऐप में लॉगिन करके चेक कर सकते हैं। सिलेबस में मैंने 4 सब्जेक्ट, जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर का सिलेबस है, सॉरी नोट अप BMLT DMLT यानी कि डिप्लोमा इन मेडिकल लैबोरेटरी एंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमने 4 सब्जेक्ट इंक्लूड किया है। पेपर कोड हमने दिया है DML 101, DML 102, DML 103 एंड DML 104। ये 4 आपको पेपर कोड दिया गया है। ये 4 पेपर कोड में फर्स्ट में तो आपको ह्यूमन एनाटॉमी, मैं थोड़ा सिलेबस में कौन कौन से सब्जेक्ट है उसकी चर्चा कर लेता हूँ, डिस्कशन कर लेता हूँ, फिर आपको क्लास पे आऊँगा। ठीक है, तो DML 101 में हमने ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी को ऐड किया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी को हमने ऐड किया है DML 101 में। DML 102 में आपको जो सब्जेक्ट्स देखने के लिए मिलेगा वो है हीमेटोलॉजी। ह्यूमन एनाटॉमी में जनरली आपको सिलेबस अवेलेबल है वैसे ऐप पे, तो ह्यूमन एनाटॉमी का सिलेबस चेक कर सकते हो। उसमें सारे सिस्टम्स आपको पढ़ाए जाएंगे, सारे बॉडी के पार्ट्स पढ़ाए जाएंगे, स्केलेटन है, मसल्स है, स्किन्स है, टिश्यू है, ज्वाइंट्स है, बोन्स है, सारे कुछ आपको पढ़ाए जाएंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी आ जाए सेम वे में सारे आपको सिलेबस अवेलेबल है, जिसमें आपको ब्लड, प्लाज्मा एज वेल एज आपको सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, नर्वस सिस्टम हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सारे सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो, सभी सिस्टम्स को आपको एवरी टू जेड डिटेल में पढ़ाया जाएगा। उसके बाद हीमेटोलॉजी आता है। हीमेटोलॉजी में का भी सिलेबस आपको अवेलेबल है, जितने भी सारे कंटेंट होता है फर्स्ट ईयर का उसको आपको पढ़ाया जाएगा। एक चीज़ आप ध्यान देंगे, जो हमारे यहाँ सिलेबस आपको कंप्लीट कराया जाता है, डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में हो या डिप्लोमा सेकेंड ईयर में हो, लैब कॉम्पिटिशन बैच का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, तो वहाँ पर अवेलेबल है आपको। बैचलर की क्लास अभी स्टार्ट नहीं होगी, कुछ बच्चे पूछ रहे थे जिनको बैचलर की क्लास लेनी है, वो लैब फाउंडेशन बैच जो लैब कंपटीशन बैच के लिए स्टार्ट हो उसमें ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको 3 ईयर का कंप्लीट कंबाइंड और बेहद नॉलेज दिया जाएगा आपको। तो बैचलर के बच्चे लैब फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको डिप्लोमा जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के बच्चों को मैं कहता हूँ कि जो हमारे यहाँ आपको पढ़ाया जाता है कंटेंट, वो केवल डिप्लोमा के लेवल से आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। जो भी कंटेंट पढ़ाया जाएगा आपको डीपली में और बेहद नॉलेज में पढ़ाया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज ऑफ जो भी नॉलेज आपको यहाँ दिया जाता है, जो भी बच्चे मेरे पास ज्वाइन करते हैं क्लास, तो मैं उनको इनिशियल डेज से ऐसा उनको प्रिपरेशन करवाना चाहता हूँ कि ताकि उनको 2 साल के डिप्लोमा फिनिश होने के बाद तो फिर तो आपको मार्केट में आना ही है, आपको लेबोरेटरी में जॉब करना ही है, आपको हॉस्पिटल में जॉब करना ही है, आपको कंपटीशन फेस करना ही करना है। तो हम लोग इस लेवल से आपको पढ़ाते हैं कि जनरल आपको कंपटीशन वैकेंसी के प्रिपरेशन आप इनिशियल डेज से ही अपना स्टार्ट कर लो, ताकि जब आप 2 साल फिनिश करने के बाद कंपटीशन की तैयारी करने जाओ तो आपको उतनी परेशानी नहीं फील होगी जितने कि अन्य इंस्टीट्यूट के बच्चों को परेशानी फील होती है। तो जो हम लोग पढ़ाएंगे आपको, चाहे डिप्लोमा फर्स्ट ईयर हो या डिप्लोमा सेकेंड ईयर हो, तो वो दोनों में आप बच्चे अपना माइंड कॉन्सेप्ट लेकर चले कि आपको एक कॉम्पिटिशन लेवल की स्टार्टिंग बिगनिंग पीरियड से वैसा ही आपको क्लासेस मिलेगा, नोट्स मिलेगा, है ना। साथ ही साथ आपको वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स तो मिलेगा ही। एप्लीकेशन पे फ्री MCQs प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। आप जितने पढ़ रहे हैं यहाँ पे, वहाँ पे जाके आप MCQs की भी प्रैक्टिस सेट कीजिए। कंपटीशन की आज से ही आप तैयारी कर दीजिए, क्योंकि अभी क्या है ना, बच्चे 11th एंड 12th को पास आउट किए हैं। अब आपने अभी तक 11th एंड 12th में कैसा स्टडी किया है वो मैं नहीं जानता हूँ आपको।
आपने बायोलॉजी ठीक से पढ़ी कि नहीं पढ़ी, आपने केमिस्ट्री ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, आपने फिजिक्स ठीक से पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जैसे ही आप डिप्लोमा में आते हैं तो सिलेबस में आपको तीनों क्लासेस की, तीनों सब्जेक्ट्स का मिश्रण देखने के लिए मिलता है। आपको फिजिक्स भी यहाँ थोड़ा देखने के लिए मिलेगा, आपको केमिस्ट्री भी यहाँ थोड़ा देखने के लिए मिलेगा, और बायोलॉजी तो पूरी की पूरी आपको मिलेगी। तो जब आप 11th एंड 12th में अच्छे स्टडी नहीं कर चुके होते हैं तो जैसे ही आप किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन करवाते हैं अपना, आपको परेशानी फील होने लगता है और आपको वहाँ पे वो कंटेंट समझ में नहीं आने लगता है। तो वो सारे कंटेंट आपको यहाँ इजी लैंग्वेज में ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट में ही पढ़ाता हूँ। हम लोग एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के लिए केवल एक अनदर टीचर लाने वाले हैं जो कि वो भी बहुत ही अच्छे पढ़ाएंगे, बहुत ही अच्छे लैंग्वेज, आपको उनका कम्युनिकेशन स्किल सब कुछ बहुत अच्छे समझ में आएगा। रेस्ट ऑफ जितने सब्जेक्ट होंगे एक्सेप्ट ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ, सारे सब्जेक्ट में ही डील्स करता हूँ। तो मेरा पढ़ाने का जो ढंग है वो आप लोग देख रहे हैं। कई सारे बच्चे कई महीनों से, कई सालों से मेरे पास पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे सरकारी नौकरी भी ले चुके हैं। तो ये सारे फीडबैक्स भी आप चेक कर सकते हैं, सभी जगह अवेलेबल हैं। ऑलराइट, अब मैं आता हूँ सिलेबस पे, फिर आऊँगा क्लास पे, ठीक है। तो 101 में मैंने ह्यूमन एनाटॉमी एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ऐड किया है, ठीक है। 102 में आप हीमेटोलॉजी पढ़ेंगे, इसमें सारे हीमेटोलॉजी के टेस्ट जो कि फर्स्ट ईयर लेवल के होंगे सारे आपको सिलेबस वहाँ बताया गया है, उस सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। 103 में आपको बायोकेमिस्ट्री ऐड किया गया। कौन सा सब्जेक्ट है? बायोकेमिस्ट्री। जनरली जो डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चे होते हैं उनको बायोकेमिस्ट्री में मेडिकल बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है और बहुत ही अच्छा सिलेबस मैंने बनाया है। उसमें सारे आपको एनालिटिकल्स पढ़ने होंगे, सारे स्पेसिमेन कैसे कलेक्ट करते हैं वो भी इंक्लूड किया गया है, सारे इंस्ट्रूमेंट कैसे होता है वो भी इंक्लूड किया गया है, कुछ बायोमोलिक्यूल्स के जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होते हैं वो भी इंक्लूड किया गया है, चाहे कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, लिपिड हो, ये सारी चीज़ों को, विटामिन हो, इन सबको ऐड किया गया है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने के लिए बायोकेमिस्ट्री में बहुत ही अच्छा सिलेबस मिलेगा और अच्छे कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। 104 में हमने एक अनदर सब्जेक्ट ऐड किया है, दैट इज द क्लिनिकल पैथोलॉजी। क्लिनिकल पैथोलॉजी, देखिए कई सारे ऐसे जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे क्लिनिकल पैथोलॉजी सेकेंड ईयर में थोड़ा सा पढ़ाया जाता है या तो नहीं के बराबर पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने इसको बहुत ही अच्छे क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड बॉडी फ्लूइड दोनों को मैंने मिक्स करके बनाया है। क्लिनिकल पैथोलॉजी तो आपको पढ़नी ही है, उसमें यूरिन के बारे में, स्टूल के बारे में, स्पुटम के बारे में सारी चीज़ें जाननी ही है। मैंने कुछ बॉडी फ्लूइड्स जैसे सैनोवियल फ्लूइड, CSF, इन सभी के बारे में भी इसमें इंक्लूड किया है, ऐड किया सिलेबस, ताकि आपको अच्छा नॉलेज सबके बारे में एक साथ मिल पाए, ठीक है। डिप्लोमा फर्स्ट ईयर के बच्चों में एक इंग्लिश और ऐड होता है एंड शायद CHT कम्युनिकल हेल्थ केयर आप लोगों को कुछ इंस्टीट्यूट में ऐड किया जाता है, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट है, वो आपको इंस्टीट्यूट प्रिपेयर कराएंगे, या इंग्लिश CSC आपको खुद से पढ़ना होता है। हम लोग यहाँ आपको टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं वो सारे सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन आपको करवाएंगे और पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब जनरली ये 5 सब्जेक्ट एनाटॉमी, फिजियो, हिमैट, बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी आपको फर्स्ट ईयर के बच्चों को हम लोग पढ़ाएंगे और जानना होगा, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट्स आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, अब पढ़ाने के शेड्यूल क्या होंगे और कैसे कैसे पढ़ाया जाएगा, ये शेड्यूल आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन डाउनलोड करके। आपको सिलेबस में भी कौन कौन से कंटेंट है और शेड्यूल कौन सा दिन कौन सा लेक्चर है ये भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है और आप वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं। अब जब आज का क्लास हमने स्टार्ट कर दिया है, हम लोग स्टार्ट ही कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी आज कुछ स्टार्ट करूँ, क्लास बताऊँ, जिससे आपको थोड़ा बहुत समझ में आए, फिर आगे की क्लास हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो जैसे देखिए, आप कुछ भी बच्चे अभी 11-12 पास करके आए हैं, 12 पास करके जनरली आप लोगों ने डिप्लोमा में नाम एडमिशन करवाया होगा। कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो कि 10th के बाद भी एडमिशन करवा लेते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल रिकमेंड है आप बच्चों को कि जब भी आप डिप्लोमा करने के लिए मन में ख्याल लाते हैं तो आप 12 बायोलॉजी से करके ही नाम लिखवाएं, क्योंकि अगर आपने, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि 12 जो है मैथ से भी कर लिए होते हैं या आर्ट्स से भी करके डिप्लोमा में नाम एडमिशन करवा लेते हैं। देखिए, इंस्टीट्यूट तो आपको डिप्लोमा दे देगी, लेकिन बाद में आपको परेशानी बढ़ जाएगा, क्योंकि ना तो आप फिर गवर्नमेंट जॉब में एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए, और ना खुद के अच्छे लैबोरेटरी सेटअप कर पाएंगे अगर आप मैथ से या किसी अन्य कमर्शियल सब्जेक्ट से रहेंगे तो इसलिए आप जब भी डिप्लोमा में एडमिशन करवाएं तो आप आफ्टर द 12 ही करवाएं, ठीक है। और आफ्टर द 12 बायोलॉजी के बाद करवाएं, अगर बायोलॉजी से आपने किया हुआ है तब करवाएं। अब कुछ बच्चे 12 करके रिसेंटली डिप्लोमा में नाम एडमिशन करवाते हैं, कुछ जो है ग्रेजुएशन करके भी डिप्लोमा में नाम एडमिशन करवा रहे हैं। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि आपने बायोलॉजी किस लेवल तक पढ़ा है
उसके अकॉर्डिंग आपका जो है स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे झलकेगा और दिखेगा। ऑलराइट, तो जैसे ही आप डिप्लोमा में नाम एडमिशन करवाते हैं या मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैबोरेटरी सेक्टर के बारे में आप अगर सोचते भी हैं, थोड़ा बहुत माइंड में अगर कॉन्सेप्ट लाते भी हैं, तो सबसे पहले माइंड में क्लिक होता है ब्लड के बारे में। किस चीज़ के बारे में क्लिक होता है आपके माइंड में? ब्लड। क्योंकि जैसे ही आप लेबोरेटरी सेक्टर में आते हैं तो हमारा सबसे ज़्यादा जो टेस्टिंग परफॉर्म होता है वो वाया द ब्लड ही होता है। ऐसे तो स्पेसिमेन बहुत सारे यहाँ यूज किए जाते हैं, स्पुटम भी यूज किया जाता है, टिश्यू भी यूज किया जाता है, सेल भी यूज किया जाता है, फ्लूइड भी यूज किया जाता है, स्टूल भी यूज किया जाता है ना, नजल ब्रोंकियल स्प्रे भी यूज किया जाता है, गैस्ट्रिक जूस भी यूज किया जाता है। लॉट ऑफ टाइप्स के जितने भी आपके बॉडी में बॉडी पार्ट्स पाए जाते हैं, बॉडी में जो सारे कंपोनेंट पाए जाते हैं, सभी जगह से हम लोग लेके स्पेसिमेन टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे प्राइमरी स्पेसिमेन होता है किसी भी टेस्ट को, इंडिविजुअल के टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, वो ब्लड को रिकमेंड किया जाता है। तो जब हमारे कॉन्सेप्ट में माइंड में सबसे पहले क्लिक होता है कि ब्लड क्या होता है, तो आज का जो लेक्चर है हम लोग ब्लड से ही स्टार्ट करेंगे, फिर आगे हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर कंप्लीट करते चलेंगे। देखिए ब्लड बड़ा सिंपल आपको बताता हूं कि ब्लड इज अ रेड कनेक्टिव टिश्यू इन अ फ्लूइड पार्ट। आप इतना से याद रखें, कोई भी अगर पूछेगा कि व्हाट इज ब्लड, तो आप कह सकते हैं कि ब्लड इज अ रेड कनेक्टिव टिश्यू इन अ फ्लूइड पार्ट। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है, लाल कनेक्टिव टिश्यू, रेड कनेक्टिव टिश्यू। मैंने आपको एक वर्ड बोला है, रेड कनेक्टिव टिश्यू। ये लाल कनेक्टिव टिश्यू है जो कि फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? फ्लूइड फॉर्म में। आपने देखा है जब भी आपको कटता है तो ब्लड बहने लगता है, क्यों? बिकॉज ऑफ इट इज फ्लूइड, इट इज फॉर्म इन द फ्लूइड पार्ट। तो अब ये चूंकि कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है, और कनेक्टिव टिश्यू किस फॉर्म में पाया जाता है? फ्लूइड के फॉर्म में पाया जाता है। जनरली आपके बॉडी में 4 प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं। आप जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाएगा कौन कौन से टिश्यू होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू होता है, मस्कुलर टिश्यू होता है, नर्वस टिश्यू होता है, एंड एपिथेलियल टिश्यू होता है। ये सारे टिश्यूज के बारे में जो हमारी बॉडी बनी है ना, ये पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो सेल्स से बन के होता है। हम लोग सभी जानते हैं कि किसी भी लिविंग का जो फंक्शनल यूनिट होता है वो सेल होता है। यानी कि हम कहाँ से शुरू हुए हैं? सेल से शुरू हुए हैं, और सेल ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके जो है वो टिश्यू बनाते हैं। यानी कि बहुत सारे सेल अगर एक ही ओरिजिन का सेल्स ग्रुप में मिल जाए तो उस ग्रुप को हम लोग किस नाम से जानते हैं? टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो हमारी जो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है टिश्यू का, तो वो 4 प्रकार के 4 टाइप्स के डिस्ट्रीब्यूशन में उनको बांटा गया है। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू एज वेल एज एपिथेलियल टिश्यू। अब ये टिश्यूज क्या हैं, इनका हम लोग डिटेल स्टडी जो है ह्यूमन फिजियोलॉजी के लेक्चर में करेंगे। फिलहाल तो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा ब्लड है वो भी एक कनेक्टिव टिश्यू का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। ऑलमोस्टली जो आपकी बॉडी में है वो टिश्यू सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे, लेकिन जो ब्लड है कुछ और टिश्यूज लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, बट ऑलमोस्ट टिश्यू जो है सॉलिड या सेमी सॉलिड फॉर्म में पाए जाएंगे। बट जो ब्लड है वो फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। कनेक्टिव टिश्यू होने के बावजूद भी क्या पाया जाता है? फ्लूइड फॉर्म में पाया जाता है। अब ब्लड को जो है ना 2-3 उपाधियां दी गई है, क्योंकि ब्लड आपकी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तत्व होता है। क्यों? बिकॉज ऑफ ब्लड को जो है फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा गया है। क्या कहा गया है? फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा गया है। क्यों फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा गया है ब्लड को? बिकॉज ऑफ इट ट्रांसपोर्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू द बॉडी टिश्यू एंड एक्सहेल द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू द लंग्स। इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा गया? आपकी जीवन लीला कैसे चल रही है? क्योंकि आप हर एक सेकंड सांस ले रहे हैं, सांस के थ्रू ऑक्सीजन ले रहे हैं, और वो ऑक्सीजन आपके बॉडी के हर एक टिश्यू तक पहुंच रहा है हर एक सेकंड में, तभी आप जीवित हैं। इस इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन को आप 2 मिनट के लिए बंद कर दीजिए, मोस्ट ऑफ लोग मर जाएंगे।
क्यों मर जाएंगे? क्योंकि उनकी बॉडी में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, उनकी बॉडी को ऑक्सीजन मिलना बंद हो गया, इसलिए वो मर गए। यानी आप जीवित किस चीज से हैं? ऑक्सीजन से जीवित हैं। तो जो कभी आपने सोचा कि जो हमने नाक के थ्रू ऑक्सीजन लंग्स में हमारा गया, वो लंग्स से ऑक्सीजन ये सारे बॉडी टिश्यू तक, बॉडी सेल्स तक कैसे जा रहे हैं? वाया द ब्लड। ब्लड ही जो है वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर सारे बॉडी टिश्यू तक जाता है, और सारे बॉडी टिश्यूज में जो प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है उनको लेकर लंग्स तक आता है ताकि वो बाहर हो सके। तो इसीलिए ब्लड को जो है फ्लूइड ऑफ लाइफ कहा गया है, क्योंकि ब्लड नहीं तो आपका जीवन नहीं। ब्लड को जो है फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। क्यों फ्लूइड ऑफ ग्रोथ कहा जाता है? बिकॉज ऑफ ब्लड ट्रांसपोर्ट्स द वेरियस टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ऑर्गन टू द बॉडी टिश्यू। हम लोग कोई भी चीजें खाते हैं, ठीक है, चाहे आप जो चीजें भी खाएं, चाहे आप कार्बोहाइड्रेट खाएं, प्रोटीन खाएं, लिपिड्स खाएं, विटामिन खाएं, कुछ भी चीजें आप खाएं, चाहे आप कचौड़ी खाएं, समोसा खाएं, चिकन खाएं, मटन खाएं, बर्गर खाएं, कोई भी चीजें आप खाते हैं तो खाने के बाद वो कहाँ जाता है? च्यूइंग करते हैं, चबाते हैं, चबाने के बाद स्टमक में जाता है, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाता है, इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, डाइजेशन होने के बाद जो चीजें उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है, कहते हैं ना डॉक्टर लोग कि आप फल ह्यूज अमाउंट में खाइए, फल में ज्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है आपकी बॉडी के लिए लाभदायक होने के लिए। तो वो जो फल आपने खाया आपके इंटेस्टाइन में गया, डाइजेस्ट हुआ, वो खाना डाइजेस्ट होने के बाद जो भी उसमें न्यूट्रिएंट्स था उस खाने में, वो कहाँ निकल गया? आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इंटेस्टाइन में निकल गया। कहाँ वो निकल गया जी? इंटेस्टाइन में निकल गया आफ्टर द डाइजेशन। अब सपोज दैट आपने खाया था सेब, अब सेब में सपोज दैट प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है, तो खाया था आपने एप्पल, वो डाइजेस्ट होके कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन में। अब जो न्यूट्रिएंट्स आपने फल के फॉर्म में खाया था, रोटी के फॉर्म में खाया था, चावल के फॉर्म में खाया था, क्या वो रोटी और चावल आपके बॉडी के हर एक पार्ट्स तक पहुंचता है? नहीं पहुंचता है। उनमें जो प्रेजेंट एलिमेंट्स रहता है वो पहुंचता है और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलता है, तब हम लोग चल पाते हैं, अपना काम कर पाते हैं, जिम कर पाते हैं, दौड़ पाते हैं, डेली लाइफ रूटीन का हर एक फंक्शन कर पाते हैं। तो कभी आपने सोचा कि पाचन क्रिया यहाँ डाइजेस्टिव सिस्टम में हुआ था, यहाँ से लेकर यहाँ हमारे सर तक वो एनर्जी कैसे पहुँच गई, यहाँ से लेकर हमारे हाथों तक एनर्जी कैसे पहुँच गई? वाया द ब्लड। किसके थ्रू पहुँचा? ब्लड के थ्रू पहुँचा। क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे वेन्स बने, बहुत सारे डक्ट बने होते हैं, बहुत सारे नलिकाएं बनी होती है जहाँ पे ब्लड अवेलेबल होता है और उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन और ब्लड के थ्रू वो हमारे बॉडी पार्ट्स में पहुँचते हैं। उसका बहुत ही लंबा प्रोसेस है, वो सारी चीज़ें हम लोग फर्दर बाद में, जैसे ही आप फर्स्ट ईयर के और भी लेक्चर्स पढ़ेंगे, कुछ सेकेंड ईयर में आएंगे तो पढ़ेंगे, सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। तो क्योंकि सारे न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड जो है लेके बॉडी पार्ट्स तक आता है, जिसके कारण हमारी बॉडी की ग्रोथ हो पाती है, इसीलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। ब्लड को एक और नाम से जाना जाता है, ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। अब ये सर फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहा जाता है, इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है, ये तो हमने जान लिया, क्योंकि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को आदान प्रदान करता है। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहते हैं, ये भी जान ले, क्योंकि न्यूट्रिशन का आदान प्रदान करता है। फ्लूइड ऑफ लाइफ हेल्थ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ब्लड जो है आपकी बॉडी में प्रोटेक्टिव फंक्शन, आपको स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। वो कैसे? आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं, बहुत सारे ब्लड सेल्स होते हैं जो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनसे लड़ के और आपकी बॉडी को ठीक करने में मदद करता है। यानी कि बॉडी में एक प्रोटेक्टिव फंक्शन का काम करता है, जिसके कारण इसको फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। आपकी बॉडी में बहुत सारे वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, क्रेटिनिन हो गया, यूरिक एसिड हो गया। जब भी आप कोई चीज़ें खाते हैं प्रोडक्ट, जैसे हर एक आप जब काम करते हैं तो पर डे वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट निकलता है, आप यूरिनेशन करते हैं, यूरिन के थ्रू वो सारे के सारे वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बाहर जाते हैं। यूरिया, क्रेटिनिन, यूरिक एसिड, सोडियम, पोटेशियम, क्रेटिनिन, जो भी सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें बाहर जाती है। लेकिन वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बना था इस एरिया में, बॉडी के पीठ के एरिया में, पैर के एरिया में, पेट के एरिया में, वो बाहर कैसे होगा?
यहाँ से बाहर उसको ले कैसे जाया जाएगा, यहाँ से तो निकलता नहीं हो। तो ब्लड जो है उनको मिक्स करता है और अपने साथ लेके किडनी तक जाता है, किडनी में फिल्टर होता है और वो फिर बाहर होता है। क्योंकि ब्लड बॉडी को प्रोटेक्ट करने में मदद कर रहा है, बॉडी को स्वस्थ करने में भी मदद कर रहा है, इसलिए ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहते हैं। ये 3 नामों से ब्लड को जाना जाता है। ब्लड के इतने वाइटल फंक्शन है। अगर आप शॉर्ट फॉर्म में ब्लड के फंक्शन को जानना चाहें तो आप शॉर्टली याद रखिए TPR। TPR का मतलब क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ब्लड का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन का। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर करता है, न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्ट करता है, जितने भी वेस्ट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट होते हैं उनको बाहर करता है ना, ट्रांसपोर्टेशन का काम। सेकेंड वन, प्रोटेक्शन का काम। ब्लड जो है बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, बाहरी कोई भी पार्टिकल्स आते हैं, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो, उनसे लड़ने का भी काम करता है। क्योंकि ब्लड में फेगोसाइटिक सेल भी प्रेजेंट होते हैं, आर्मी वाले सेल भी प्रेजेंट होते हैं, इसलिए ब्लड का प्रोटेक्शन का भी काम है। ब्लड का R फॉर रेगुलेशन। ब्लड का रेगुलेटरी वर्क भी होता है। क्या? रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब क्या है? ब्लड जो है आपकी बॉडी में कई सारे रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे कि हार्मोन्स का सिक्रेशन, हार्मोन्स का सर्कुलेशन, एंजाइम्स को कंटेन करके सर्कुलेट करता है। तो रेगुलेटरी फंक्शन भी होता है ब्लड का। इसलिए ब्लड के 3 मेजर फंक्शन है, TPR, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। एंड ब्लड को इन 3 नामों से जाना जाता है, फ्लूइड ऑफ लाइफ, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ एंड फ्लूइड ऑफ हेल्थ। इतना सारा चीज आपको ब्लड के बारे में समझ में आया। देखिए बच्चे, क्वेश्चंस क्या है ना, आप अभी जो है केवल डिप्लोमा लेवल से ना पढ़ें, डिप्लोमा लेवल को थोड़ा सा ऊंचा करके पढ़ें, क्योंकि आपको बाद में जब भी आप हॉस्पिटल में जाएंगे काम करने ना, आप कभी भी माइंड में, कुछ बच्चे, बहुत सारे ऐसे मेरे बच्चे हैं जो अभी तक मेरे से पढ़े हैं, वो दिमाग में ये लेकर आए थे कि मुझे डिप्लोमा कर लेना है और फिर लैब में ड्यूटी करनी है। लेकिन जब वो लैब में जाते हैं ना तो उनको जब क्वेश्चन समझ में आता है, इतना कुछ भी होता है क्या, हॉस्पिटल में उनसे पूछा जाता है तो ये कुछ भी होता है क्या, या जब कंपटीशन में बैठते हैं सोचते हैं इतना सारा कुछ भी होता है क्या, तो उस दिन ज़्यादा बर्डन बढ़ जाता है आपके माइंड पे। इसलिए उस दिन बर्डन ना बढ़े, इसलिए आज से ही आप इसको पढ़िए। और आज से आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलेंगे ना तो उस दिन आपको बर्डन कम लगेगा, कम फील होगा। ठीक है, तो आपको ब्लड के बारे में इतना कुछ समझ में आया। अब जो है बच्चे, हम लोग ब्लड की प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि ब्लड की क्या प्रॉपर्टी है। हर एक चीज की प्रॉपर्टी होती है ना, हर एक कंपोनेंट का प्रॉपर्टी, हर एक इंडिविजुअल का प्रॉपर्टी होता है। उसी तरीके से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड के बारे में जानते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड, कि ब्लड की क्या प्रॉपर्टी है। देखिए 4 से 5 प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। पहले हम लोग जानेंगे वॉल्यूम, ठीक है जी, फिर जानेंगे कलर, देन जानेंगे पीएच या रिएक्शन, ठीक है सर, देन जानेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके बाद जानेंगे विस्कोसिटी। ये 5 प्रॉपर्टी जो है वो ब्लड की होती है, और इन 5 प्रॉपर्टीज के बारे में अभी हम लोग एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे। सबसे पहले वॉल्यूम, बड़ा इजी आपको ट्रिक बता रहा हूं। किसी भी व्यक्ति में उसमें हाउ मच ब्लड वॉल्यूम आर अवेलेबल या हाउ मच ब्लड वॉल्यूम आर प्रेजेंट, इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, जानेंगे कैसे। तो आप माइंड में कॉन्सेप्ट फिट कर लीजिए कि जो भी ब्लड होता है ह्यूमन में, इंडिविजुअल में, उसके बॉडी वेट का 8% होता है। किसी बुक में आपको 7% भी मिलेगा, आप घबराइएगा नहीं, 8% ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। ठीक है जी। देखिए यहाँ मेडिकल साइंस में ना हम लोग यूनिवर्सल ट्रूथ कुछ नहीं कहते हैं, और ऐसा होता भी नहीं है, क्योंकि किसी किसी में ये रॉन्ग भी हो सकता है, किसी किसी बॉडी पे राइट भी हो सकता है। तो एक मेडिकल साइंस जो है रिसर्च करके एज्यूम कर देता है कि इतना हो सकता है। ठीक है, तो मेडिकल साइंस में नथिंग इज इम्पॉसिबल, एनी कैन हैपेंड, कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको मान के चलना है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी के बॉडी वेट का 8% जो है उसमें ब्लड पाया जाता है। सपोज आप बोलेंगे सर इसको कैलकुलेट करेंगे कैसे। सपोज दैट आप गेस करो कि किसी एक कोई एक इंडिविजुअल है, उसका 60 kg ह्यूमन वेट है। कितना है उसका वजन? 60 kg। और मैंने क्या बताया, ब्लड कितना होता है? 8%, यानी 60 kg का 8%, परसेंट ऐसे निकालते हैं ना। अब 1 0 से 1 0 कट गया, 8 6 जा 48 अपॉन 10,
1 0 यहाँ काटेंगे तो 1 पॉइंट यहाँ आएगा, यानी 4.8 लीटर। 4.8 लीटर। एक इंडिविजुअल था जिसका 60 kg बॉडी वेट था, उसमें ब्लड कितना है? 4.8 लीटर उसमें ब्लड है। तो किसी भी इंडिविजुअल का 8% जो होता है बॉडी वेट का ब्लड पाया जाता है। ठीक है सर, क्लियर हुआ आपको? है नेक्स्ट वन है कलर, कि ब्लड का कलर कैसा होता है। सब लोग जानते हैं रेड होता है, लेकिन ब्लड का कलर रेड नहीं होता है। देखिए एक आपको फैक्ट बताऊं, हालांकि लिखिएगा नहीं, वैसे ब्लड का कलर रेड ही होता है। ब्लड में अगर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, अब हीमोग्लोबिन कौन सा नई चिड़िया का नाम है, आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि हीमोग्लोबिन भी किस चिड़िया का नाम है और हीमोग्लोबिन क्या है। ठीक है, अगर ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो ब्लड का नॉर्मल कलर येलो होता। कैसा होता सर? येलो होता। यानी कि ब्लड में ड्यू टू द प्रेजेंसी ऑफ हीमोग्लोबिन ब्लड अपीयर एज रेड। ब्लड में क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है इसलिए ब्लड का कलर रेड है। आपने ऑब्जर्व किया है कभी किसी किसी इंडिविजुअल में हीमोग्लोबिन बहुत ही लो हो जाता है तो उसका बॉडी पूरा पीला पड़ने लगता है। क्यों? क्योंकि ब्लड तो फिर भी उसमें प्रेजेंट था, लेकिन फिर भी पीला इसलिए पड़ने लगा क्योंकि हीमोग्लोबिन नहीं था या कम हो गया था। नहीं होने का तो चांस नहीं है, कम हो गया था। नहीं होगा तब तो मर ही जाएगा, कम हो गया था। तो यानी कि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। ठीक है, तो आप ब्लड का कलर रेड ही लिखेंगे एग्जाम में, जब भी लिखेंगे येलो नहीं लिखेंगे। अब देखिए, चूंकि ब्लड जो हमारे बॉडी में दो प्रकार के जो है वो ब्लड को ले जाने के लिए पंप होते हैं, उनको पंप आप बोल सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। ठीक है, ऐसे वेसल्स बोला जाता है, मेडिकल लैंग्वेज में उसे क्या बोला जाता है? वेसल्स बोला जाता है। ब्लड वेसल्स इन्हें कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लड वेसल्स। हमारे बॉडी में दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं जिनमें कि ब्लड जो है वो सर्कुलेट होता है। जैसे पानी पंप से निकलता है, नल से निकलता है, तो उसको मोटर से निकलता है, पाइप से निकलता है, जिससे भी निकलता है तो उसको पाइप के थ्रू खेत तक ले जाना होता है। तो कई सारे पाइप ज्वाइंट किए जाते हैं अब अगर दूर तक ले जाना हो तो। वैसे ही हमारे बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट होने के लिए पंप बनाए गए हैं जिसे हम लोग ब्लड वेसल्स बोलते हैं। बनाए गए हैं मतलब नेचर ने बनाया है। और वो ब्लड वेसल्स एक तो होता है वेन्स और दूसरा होता है आर्टरीज। दूसरा क्या होता है? आर्टरी। दो प्रकार के ब्लड वेसल्स होते हैं। वेन्स जो आपको ऊपर में दिखे होंगे बॉडी पे, बड़े बड़े नस, जिसे नस बोलते हैं आप अपने रीजनल लैंग्वेज में। तो वो जो नस जो सुपरफिशियल है ना, उन्हें हम लोग वेन्स बोलते हैं। और आर्टरी जो होता है वो डीपली सीटेड होता है, आपको ऊपर से नहीं दिखेगा। वो जो बोन्स है ना, बोन्स से लगे हुए होंगे, लगभग सटे हुए आर्टरी होते हैं, उन्हें हम लोग बोलते हैं आर्टरीज। अब बोलोगे सर इसको नेचर ने दो टाइप से क्यों बनाया, एक वेन्स और एक आर्टरीज क्यों? देखिए हमारे बॉडी में ब्लड भी दो टाइप के होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ब्लड का काम क्या होता है कि वो ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के पूरे बॉडी टिश्यू तक जाता है और बॉडी टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के फिर लंग्स तक आता है। तो दो प्रकार के ब्लड हुए ना, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट था, और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट था। तो जो ऊपर के ऊपर आपको नस दिखता है ना, वेन, उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या है? उसमें CO2 प्रेजेंट है सर, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। और जो अंदर में आर्टरी होते हैं डिप्ली सीटेड, आर्टरी में जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रेजेंट होता है, यानी कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो अब ब्लड का कलर भी दो हो जाएगा, ब्लड के कलर भी दो हो जाएंगे। अब बोलोगे सर हमें तो लाल दिखता है। बिल्कुल, जो ब्लड वेन में प्रेजेंट है, जो ऊपर सुपरफिशियल वाला ब्लड है ना, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, उसका कलर जो होगा वो पर्पल रेड होगा। कैसा होगा? पर्पल रेड कलर होगा। और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड है जो कि आर्टरी में प्रेजेंट है, उसका कलर जो होगा वो स्कारलेट रेड होगा। कैसा होगा? ये वर्ड याद रखना आप। मैं लेक्चर के ड्यूरिंग में छोटे छोटे जो वर्ड बोलता हूँ आप याद रखना, लिखते जाना, नोट्स बनाते जाना। नोट्स ऐसे मैं देता हूँ आपको, PDF भी करवा सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं सारे आपको ऐप पे अवेलेबल हैं। लेकिन जो आप खुद से नोट्स बनाएंगे ना वो ज़्यादा आपको याद होगा, क्योंकि आप जब खुद से लिखते हैं ना तो आपके ब्रेन में वो प्रिंट होते जाता है। आपका लिखना ब्रेन का प्रिंटर जैसा काम करता है, जो एक बार प्रिंट हो गया ना तो फिर सदा याद रहता है। इसलिए जो मैं बीच बीच में बताता हूँ उसको आप लिखते जाइए। ठीक है जी सर।
यानी कि अब ब्लड दो प्रकार के हो गए, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि वेन में अवेलेबल होगा और एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कि आर्टरी में अवेलेबल होगा। जो ब्लड डीऑक्सीजनेटेड होगा और वेन में प्रेजेंट होगा उसका कलर कैसा होगा, पर्पल रेड होगा। और जो ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होगा और आर्टरी में प्रेजेंट होगा, उसका कलर कैसा होगा जी सर, स्कारलेट रेड होगा। स्कारलेट रेड का मतलब डीपली रेड होगा, ठीक है। तो इसीलिए ब्लड के कलर भी डिफरेंट होते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर हुआ आपको। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, क्या आप फर्स्ट ईयर के बच्चों को पता है? यस, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो भी मैं बता देता हूं। कुछ लोग बोलते हैं पीएच का फुल फॉर्म होता है सर पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, जो कि सरासर गलत है सर। पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं बच्चे, पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि उसमें कितनी हाइड्रोजन आयन के पोटेंशियलिटी प्रेजेंट है। और पीएच के अकॉर्डिंग ही, पीएच के बेस पे, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन के बेस पे सभी हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट एलिमेंट को 3 स्टेट में डिवाइड किया गया है। या तो वो एसिड होगा, या तो वो बेस होगा, या तो वो न्यूट्रल होगा। हिंदी में बोले या तो वो अम्ल होगा, या तो वो क्षार होगा, या तो वो उदासीन होगा। 3 स्टेट में डिवाइड किया गया। तो अब हमारा ब्लड का भी कुछ ना कुछ तो पीएच होगा या रिएक्शन होगा। रिएक्शन का मतलब कि या तो अल्कलाइन है या तो एसिडिक नेचर का है, ठीक है जी, उसी को हम लोग रिएक्शन बोलते हैं। तो ब्लड का जो पीएच होता है, ब्लड को आप जान लीजिए, ब्लड जो है वो स्लाइटली अल्कलाइन है। थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि एसिड अल्कलाइन, एसिडिक, अल्कलाइन और न्यूट्रल कैसे डिटरमाइन किया जाता है, ठीक है। क्योंकि आप फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो थोड़ा इसको आपको क्लियर होना जरूरी है। देखिए, एक पीएच स्केल होता है आपके पास, जैसा नॉर्मल स्केल होता है ना, तो वैसा ही एक पीएच स्केल होता है। और उस पीएच स्केल पे भी मार्किंग होती है, इस प्रकार की वो स्केल होता है और इस पे भी मार्किंग होती है। यहाँ पे शुरू में इसका मार्किंग होता है 0 और लास्ट में मार्किंग होता है 14th एंड मिड में मार्किंग होता है 7। क्लियर हुआ सर। यहाँ पे 1 होगा, यहाँ 2, 3, 4, 5, 6, इधर 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 0 से लेकर 14 तक मार्किंग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल। क्या बोला जाता है, पीएच स्केल। और जो इसका बीच वाला ये जो पॉइंट है ना, जहां पे 7 लिखा हुआ है, इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल स्टेट। क्या बोला जाता है, न्यूट्रल स्टेट। अगर किसी भी एलिमेंट का पीएच 7 हो गया तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ना तो वो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा। 7 से जितना राइट साइड, राइट हैंड पे बढ़ता जाएगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, 12, 13, 14, उतना ही वो अल्कलाइन होते जाएगा। क्या होते जाएगा, उसकी रिएक्शन कैसा होगा, अल्कलाइन। अल्कलाइन का मतलब वो बेस है, BASE, बेस। बेस का मतलब क्षार। और 7 से जितना लेफ्ट हैंड पे चलता आएगा, चाहे 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3, 2, 1, उतना ही आपको क्या होगा, रिएक्शन एसिडिक होगा सर। यानी कि वो एसिड है, अम्ल है। ये आपको पीएच स्केल क्लियर हुआ। तो अब जो पीएच, ब्लड का जो पीएच होता है वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अल्कलाइन का मतलब कि 7 से राइट हैंड पे होगा, 7 से राइट हैंड पे। इसको क्या लिखते हैं, स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन का मतलब क्या, स्लाइटली का मतलब थोड़ा सा, ज्यादा अल्कलाइन नहीं है। तो थोड़ा सा अल्कलाइन मतलब कितना पीएच, ये पीएच याद रखेंगे हमेशा आप, 7.35 टू 7.45 जो है वो ब्लड का पीएच होता है। क्लियर हुआ आपको। 7.35, 7 से इधर ही होगा, इधर तो होगा नहीं इसलिए स्लाइटली अल्कलाइन है। आते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, कि पीएच की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है। अगर होल ब्लड है, पीएच में प्लाज्मा भी मिक्स है, ब्लड सेल्स भी सभी मिक्स है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट, अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको, होते हैं। अगर सभी मिक्स हैं तो ब्लड का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वो 1.052 टू 1.061 होगा। ये स्पेसिफिक ग्रेविटी होल ब्लड की आप याद रखेंगे। कहाँ से, 1.05 टू 1.061 तक होगा इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी। इसको भी आप याद रखेंगे। विस्कोसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी मतलब चिकनाहट।
मध आपने देखा है, मधु, हनी आपने देखा होगा, वो विस्कस होता है क्योंकि उसमें विस्कोसिटी अवेलेबल है। तो ब्लड की विस्कोसिटी क्या होता है, इसके विस्कोसिटी होता है, ब्लड विस्कोसिटी हैज अ 5 टाइम्स ग्रेटर देन द वाटर। आपको यही लिखना है, विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 5 टाइम, 5 टाइम का मतलब क्या हो, 5 गुना, 5 टाइम ग्रेटर देन वाटर। पानी से 5 गुना ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा होती है। दिस इज द नॉर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लड। प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा आपको और टाइम लूंगा, फिर हम लोग अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। थोड़ा और जान लेते हैं ब्लड के बारे में, जब इतना कुछ हमने जान ही लिया, एक्सप्लेन कर ही लिया है। अब चूंकि हम लोग फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, फर्स्ट क्लास की बातें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ब्लड के बारे में थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करते हैं बच्चे, और ब्लड की कंपोजिशन के बारे में जान लेते हैं। किस चीज के बारे में, कि ब्लड की कंपोजिशन क्या होती है, ब्लड किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। हमारे नेक टाइट से तो दिखता नहीं हो सारी चीजें, लेकिन एक्चुअल में उसमें मिक्स्ड होता है। तो ब्लड की कंपोजिशन क्या होता है, कि ब्लड की कंपोजिशन क्या है, ये हम लोग जान लेते हैं। मैं यहां सेंटर में लिखता हूं आपको ब्लड। देखिए, ब्लड जो है ना, मुख्य रूप से 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ होता है। एक को तो हम लोग बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, और दूसरे को बोलते हैं फ्लूइड पार्ट। फॉर्म्ड एलिमेंट को सेलुलर एलिमेंट भी बोला जाता है। क्या मैंने अभी बताया बच्चे, इसका आप खासा ध्यान रखेंगे। ब्लड जो है वो 2 एलिमेंट से मिलकर बना होता है, 2 पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट को बोलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट, FORMED। अब देखिए, आपने मेडिकल में नाम एडमिशन करवाया है, तो ये सारे वर्ड्स को याद करने के लिए आप आदत डालेंगे, सुनने और बोलने की आदत डालेंगे। पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, या इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, जिसको बोलते हैं सेलुलर एलिमेंट। क्या बोला जाता है, सेलुलर एलिमेंट्स। और दूसरे पार्ट को बोला जाता है फ्लूइड पार्ट। क्या बोला जाता है, फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट का मतलब तरल, पानी वाला पार्ट। ठीक है। अब जो ये फॉर्म्ड एलिमेंट होंगे ना ब्लड में, वो 45% होंगे। कितना परसेंट होंगे बच्चे, 45%। एंड जो फ्लूइड पार्ट होगा वो होगा 55%। दोनों मिलके हो गया ना 100%। अगर हमने 100 ml ब्लड लिया है, तो उस 100 ml ब्लड में 45 ml जो होगा वो फॉर्म्ड एलिमेंट होगा, और 55 ml जो होगा उसमें वो फ्लूइड पार्ट होगा। क्लियर है। अच्छा जी, ये जो फ्लूइड पार्ट होता है, जिस फ्लूइड पार्ट को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं सर। क्या बोला जाता है उसको, फ्लूइड पार्ट को प्लाज्मा बोला जाता है। आपने ब्लड को देखा होगा, ब्लड सैंपल निकालते हैं, अगर थोड़ी देर आप रख दीजिए ऐसे अनडिस्टर्बली, तो उसके ऊपर व्हाइट ग्रे कलर का फ्लूइड आ जाता है और नीचे में ब्लड सेडिमेंट हो जाता है। तो जो ऊपर में फ्लूइड आ जाता है ना, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। अब ये जो फ्लूइड एलिमेंट हुआ ना, यानी कि जो प्लाज्मा हुआ, इसमें भी 3 चीजें प्रेजेंट होती हैं। कितनी चीजें प्रेजेंट होती हैं, 3 चीजें, 3 एलिमेंट प्रेजेंट होता है। पहले वाले को बोलते हैं जिसमें वाटर प्रेजेंट होता है, 92 से लेकर 93% जो है प्लाज्मा में वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है। 7 to 8% जो है वो सॉलिड मटेरियल प्रेजेंट होता है, और फ्यू 1% जो है वो गैस प्रेजेंट होते हैं। कौन से प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, गैसेस। वाटर हो गया 92%, 92 से 93%, 7 से 8%। गैस जो है बहुत फ्यू अमाउंट प्रेजेंट होता है, मोस्ट ऑफ, फिर 7 से 8% सॉलिड पार्ट हो गया। सॉलिड पार्ट में मेनली क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों सॉलिड प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा में। जैसे कि आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, क्लोराइड, फास्फोरस, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती है। एंजाइम्स प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होता है, अमीनो एसिड भी प्रेजेंट होता है। ये 7 से 8% में प्रेजेंट होता है, और 1% में लगभग गैसेस भी प्रेजेंट होते हैं। गैस में क्या क्या, कौन कौन से गैस पाए जाते हैं प्लाज्मा में, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है हमेशा। कौन कौन से गैस, नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है,
एंड कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये 3 गैसेस जो हैं वो प्लाज्मा में पाए जाते हैं। क्लियर हुआ सर आपको? इधर आता है दूसरा जो एलिमेंट है, जो ये आपको 55% में इतनी सारी चीजें होती है। दूसरी चीजें जो है वो फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%, जिसको हम लोग 45% आंकते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट या सेलुलर एलिमेंट का मतलब है कि ब्लड सेल्स, कि ब्लड में दूसरा, पहला तो प्लाज्मा पाया जाता है और दूसरा सेल्स पाया जाता है, ब्लड का सेल पाया जाता है। आई बात समझ में आपको? ब्लड में कितने प्रकार के सेल पाए जाते हैं? इसमें भी 3 टाइप्स के सेल पाया जाता है सर। कितना पाया जाता है? 3 टाइप का सेल। पहले वाले को बोलते हैं आरबीसीज। आरबीसीज का मतलब क्या है? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट्स। क्लियर हुआ आपको? दूसरे वाले को बोलते हैं डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज का मतलब क्या है? व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूकोसाइट्स। और तीसरा वाला जो होता है उसे बोलते हैं प्लेटलेट्स। क्या बोलते हैं इसको? प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट्स। इन सभी दूसरे नाम जो हैं इनके आप याद रखना, मेमोराइज रखना आप सब हमेशा, ठीक है? ये ब्लड एलिमेंट्स में आरबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी क्या होता है, प्लेटलेट्स क्या होता है, इनके बारे में बहुत सारी जानकारी हमें आगे की ओर इकट्ठा करनी है। अभी फिलहाल हम लोग इंट्रोडक्टरी पार्ट जान रहे हैं। अब जो ये डब्ल्यूबीसी है ना बच्चे, ये इसको भी 3 पार्ट में बांटा गया है। डब्ल्यूबीसी को मेजरली जो है 2 पार्ट में आप रखो, 2 पार्ट में बांटा गया है। एक को बोलते हैं ग्रैनुलोसाइट, ग्रैनुलोसाइट्स, और दूसरे को बोलते हैं ए ग्रैनुलोसाइट्स। एक ग्रैनुलोसाइट और एक ग्रैनुलोसाइट का मतलब क्या है? ग्रैनुलोसाइट का मतलब है कि अगर कोई भी सेल है और सेल्स में क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, तो उसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम लोग ग्रैनुलोसाइट कहेंगे। ग्रैन्यूल्स का मतलब क्या है? सपोज दैट ए सेल है और ये सेल का न्यूक्लियस है और ये इसका साइटोप्लाज्म है, तो इस साइटोप्लाज्म में इस तरीके से डॉट 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 सैंड पार्टिकल प्रेजेंट होगा। तो ये जो सैंड पार्टिकल है इसी को बोला जाता है ग्रैन्यूल्स। क्या बोला जाता है? ग्रैन्यूल्स। तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स पाए जाएंगे, जिस व्हाइट ब्लड सेल के, उसको ग्रैनुलोसाइट कहा जाएगा। जिस व्हाइट ब्लड सेल में ग्रैन्यूल्स एब्सेंट होंगे उसको ए ग्रैनुलोसाइट कहा जाएगा। अब ग्रैनुलोसाइट जो होते हैं वो भी 3 टाइप्स के होते हैं बच्चे व्हाइट ब्लड सेल में। पहले वाले को बोला जाता है न्यूट्रोफिल, दूसरे वाले को बोला जाता है बेसोफिल, और तीसरे वाले को बोला जाता है ईशनोफिल। अब ए ग्रैनुलोसाइट जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहले वाले को बोला जाता है मोनोसाइट और दूसरे वाले को बोला जाता है लिम्फोसाइट। इनमें ये शॉर्ट में भी नाम याद रखें, इनके डिटेल चर्चा बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा बाद में भी। और आपको न्यूट्रोफिल जो है वो ब्लड में लगभग 50 से 70% पाए जाते हैं, 50 to 70%। कुछ बुक्स और लेबोरेटरी के अकॉर्डिंग आपको वेरी मिलेगा। मैंने पहले ही बताया है कि मेडिकल साइंस में आप इसको लेके पैनिक नहीं होंगे, क्योंकि मेडिकल साइंस में ये डिफ्रेंसिएशन पाया जाता है। किताब के अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा, दूसरे लैबोरेटरी के अकॉर्डिंग भी थोड़ा, ऐसा नहीं कि यहाँ 50 से 70% है तो दूसरे में 90% होगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। बेसोफिल जो है लेस देन 1% पाया जाता है ब्लड में, और इशनोफिल जो है 1 to 4%, 1 से 4% पाया जाता है। मोनोसाइट जो है वो 2 से 8% पाया जाता है ब्लड में, और लिम्फोसाइट जो है वो 20 से 40% पाया जाता है ब्लड में, ठीक है। इतनी सारी बातें होती हैं ब्लड के कंपोजिशन के अंदर। एक चीज और आपको बताऊंगा, जाने से पहले आप उस इंपॉर्टेंट बात को समझ लीजिए, फिर हम लोग आज के लेक्चर को फिनिश आउट करेंगे। मैंने पहले क्या बताया कि ब्लड में फ्लूइड पार्ट पाया जाता है और उसको प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है सर। अब प्लाज्मा में मैंने 3 पार्ट बताया था, वाटर, सॉलिड पार्ट और गैस। सॉलिड पार्ट में मैंने बताया था ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं, जो भी नहीं जनरली बताया हूँ अलग अलग करके। जब प्लाज्मा पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा ही, जिसमें सॉलिड पार्ट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। प्लाज्मा प्रोटीन्स इंक्लूड है, क्लॉटिंग फैक्टर्स इंक्लूड है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजन, ये सारे क्लॉटिंग फैक्टर्स में 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो भी अवेलेबल हैं। अभी जो मैंने बताया था आपको 3, वो आपको प्लाज्मा प्रोटीन्स का नाम बताया था। उसके बाद एंजाइम्स भी प्रेजेंट होते हैं इसमें 7-8% में। उसके बाद आपको इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स भी प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ इसमें प्रेजेंट होती है। तो जब आप ब्लड निकालते होंगे ना,
जैसे ही आप ब्लड निकालते हैं किसी भी टेस्ट ट्यूब में, तो अगर उसमें एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं इस तरीके से तो ब्लड क्लोट नहीं होता है और उससे प्लाज्मा आप सेपरेट कर पाएंगे। अब एंटीकोगुलेंट नई चिड़िया कहाँ से आ गई, ये भी हम लोग जानेंगे आगे के लेक्चर में, ठीक है। आज पहला लेक्चर है तो उतने दूर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर एंटीकोगुलेंट मिक्स हुआ तो ब्लड क्लोट नहीं होगा, और ब्लड क्लोट नहीं होगा तो जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा उसको हम प्लाज्मा बोल देते हैं। लेकिन अगर ब्लड आप निकालते हैं सिरिंज से नीडल लगा के और उसमें एंटीकोगुलेंट नहीं मिक्स करते हैं तो आप ऑब्जर्व करते होंगे कि 1 से 2 मिनट के बाद ब्लड क्लॉट हो जाता है। और जनरली क्लॉट होने के 10 से 15 या आधे घंटे या आधे घंटे में आप ऑब्जर्व करेंगे कि क्लॉट होने के बाद ऊपर में भी एक फ्लूइड पार्ट आपको मिलेगा, वो प्लाज्मा नहीं है। ब्लड के क्लॉट होने के बाद जो फ्लूइड पार्ट निकलेगा उसको बोलते हैं सीरम। क्या कहा जाता है उसको, सीरम, यानी कि सीरम भी जो है वो ब्लड में ही प्रेजेंट होता है। अब एक क्या पंगा है कि क्लॉट हो गया तो सीरम, क्लॉट नहीं हुआ तो प्लाज्मा। बिल्कुल, एंटीकोगुलेंट मिक्स करेंगे तो प्लाज्मा, एंटीकोगुलेंट्स नहीं मिक्स करे तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्लॉट हो गया तो सीरम। तो अब सीरम और प्लाज्मा में क्या अंतर है? बेसिकली एक अंतर आप याद रखना जो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर कोई आपसे पूछे कि सीरम क्या होता है सर, तो सीरम इज इक्वल टू, आप याद रखना, प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन। आपको क्लोटिंग मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा ना तो उसमें बताऊंगा कि 13 क्लोटिंग फैक्टर हमारे ब्लड में पाए जाते हैं, जिसमें एक क्लोटिंग फैक्टर का नाम है फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन जो है कन्वर्ट होके फाइब्रिन में बनता है। क्या बनता है? फाइब्रिन बनता है। और फाइब्रिन जो ही है वो फाइब्रिन थ्रेड का निर्माण करता है, और उसी फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में कन्वर्ट होने के कारण जो हमारा ब्लड है वो क्लोट हो जाता है। कहीं बॉडी पे भी कट होता है तो कुछ देर के बाद ब्लड क्लोट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो फाइब्रिनोजन जो है वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है। ये लंबा प्रोसेस होता है, जब हेमोस्टेसिस आपको पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि कैसे प्रोसेस होता है। तो चूंकि प्लाज्मा, पहले तो प्लाज्मा था लेकिन हमने एंटीकोगुलेंट नहीं मिक्स किया तो क्लोट हो गया। क्लोट होने के बाद क्या हो गया? क्लोट होने के कारण क्या हो गया? ये फाइब्रिनोजन जो था वो फाइब्रिन में कन्वर्ट हो गया। यानी कि जो अब आपके पास सीरम बचा, उस सीरम में फाइब्रिनोजन जो है वो अब्सेंट है, फाइब्रिनोजन प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि वो तो यूज हो गया ना, वो क्लोट हो गया तभी तो सीरम बना। तो कोई भी पूछेगा कि सीरम मतलब, सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन, प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन निकाल दो तो सीरम बन जाएगा। क्लियर है? इतनी सी बातें आज के लेक्चर में आपको बता चुका हूं। आगे के जो लेक्चर्स हैं डीएमएलटी फर्स्ट ईयर के, वो सारे आपको रैंक प्लस एप्लीकेशन पे चलेगा, लर्निंग ऐप। इसके ऐप जो है आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में भी ऐप का लिंक दिया गया, आप वहाँ से क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और सारी क्लासेस आप अटेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।